करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 16 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी उसका रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये डोरेन एस मैग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया जाएगा। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की ट्रिक वाली वीडियो देखी कि नहीं आपने? नहीं देखी है तो फटाक से जाओ और नोबेल प्राइज पर जो ट्रिक वाली मैंने वीडियो बना रखी है उसको तुरंत देखो। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया गया। यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। अभी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना लॉन्च की गई है जिसके तहत 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। माउंट सीसा पंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी अगली साल करेगा भारत। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2018 से लगाए गए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को खत्म कर दिया है और जातिगत सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। पहला राज्य बिहार है, दूसरा आंध्र प्रदेश। भारत जो है ये रूस के साथ प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बनकर के उभरा है और भारत सहित नेपाल, म्यांमार सहित 19 ऐसे देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विज पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिल जाएगी। आप एमजीटी ऐप से सॉल्व कर सकते हो फ्री में। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों, अक्टूबर महीने को यानी कि जो महीना चल रहा है ये माह जो है स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। सितंबर का महीना ये पोषण जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं हम लोग, पोषण जागरूकता के माह के रूप में मनाते हैं। और अक्टूबर का महीना स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर कैंसर के बहुत सारे टाइप्स में से एक है। बहुत सारे प्रकार के कैंसर होते हैं ना, फेफड़े का कैंसर, त्वचा का, स्किन कैंसर, इसके अलावा ब्लड कैंसर है ना, बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं। उसमें से एक कैंसर ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके लक्षणों को लोगों को बताने के लिए, क्या लक्षण दिख रहे हैं तो आपको इसकी टेस्टिंग करानी चाहिए, इसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, सही समय पर अगर इलाज शुरू कराया जाए तो फिर इलाज संभव भी है। तो इसीलिए ये 1985 से मनाया जाना शुरू हुआ है। नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन, कोई भी स्तन कैंसर को सामना अकेले ना करे, यही है इस बार की थीम। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं और विश्व बाल कैंसर दिवस अगर पूछा जाए, विश्व बाल कैंसर दिवस अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे यही 4 फरवरी में। आप लोग 11 दिन और जोड़ दो, ठीक है ना, तो ये 15 फरवरी हो जाएगा। 15 फरवरी को विश्व बाल कैंसर दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी कि भारत में हम लोग कैंसर दिवस मनाते हैं 7 नवंबर को, गलत लिखा गया है 7 मार्च, 7 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं, हम लोग रिवीजन किए थे तो आज आगे बढ़ेंगे, आज क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं। अगला, सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है, एक पुरुष खिलाड़ी एक महिला खिलाड़ी को। तो इस बार सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है कामिंडू मेंडिस और टैमी ब्यूमेंट को। कामिंडू मेंडिस जो है ये श्रीलंका के हैं और टैमी ब्यूमेंट जो है ये इंग्लैंड की हैं, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों आप दिख रहे हैं, ये श्रीलंका के और ये इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो एक को मिला है पुरुष के लिए जो कि बल्लेबाज है कामुंडू मेंडिस, और इंग्लैंड की टॉमी ब्यूमेंट जो है ये महिलाओं के लिए पाई हुई हैं सितंबर का पुरस्कार। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, 1909 में स्थापना हुई थी। जय शाह इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम याद रखना क्योंकि ये तीसरे भारतीय हैं आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले। इससे पहले बीसीसीआई में सचिव हुआ करते थे। सीईओ हैं जेफ अलार्डिस, मुख्यालय है आईसीसी का दुबई में। आईसीसी के कुछ टूर्नामेंट की बात करें तो आईसीसी ने दोस्तों अभी जब टी20 विश्व कप आयोजित कराया था तो उसको जीता था भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके टी20 विश्व कप जीता था, इसको ध्यान रखना। आईसीसी ने जब अभी 2023 का वर्ल्ड कप कराया था मेन वाला ओडीआई वाला, उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको याद होगा 1-2 महीने पहले की ही बात है, अभी भारत में जो
तटरक्षक बल है, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, उसके प्रमुख राकेश पाल जी का निधन हो गया था ऑन ड्यूटी। हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया था, तो उनके निधन के बाद ये सीट वैकेंट थी। अब यहाँ पर नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये नियुक्त किए गए हैं एस परमेश को नया नियुक्त किया गया है, न्यू डायरेक्टर ऑफ कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बने हुए हैं राकेश पाल जी के निधन के बाद से। ठीक है, ये राष्ट्रपति तटरक्षक पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा 3 दशक से ज्यादा इनके पास अनुभव है, कई प्रमुख पदों पर भी ये काम कर चुके हैं। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, लेकिन ऑफिशियल रूप से 1978 माना जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। जब इंडियन कोस्ट गार्ड के किसी शिप की बात आती है तो उसके नाम के सामने हम लोग ICGS लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर नेवी का कोई शिप होगा तो INS लगाएंगे, इंडियन नेवल शिप, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप रहेगा, इसका कोई अगर जहाज होगा तो। अगला, यहाँ पर कुछ और प्रमुख महानिदेशक जो नियुक्त हुए हैं उनकी नियुक्ति है, रिवीजन करेंगे। आरती सरीन को दोस्तों अभी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। मोहम्मद असीम मलिक ये पाकिस्तान ISI के महानिदेशक बने। अनुराग गर्ग को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया। अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के SSB के महानिदेशक। राजविंदर सिंह भट्टी को CISF का महानिदेशक। बी श्रीनिवासन को NSG का महानिदेशक। संजीव रैना को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का एडिशनल चार्ज मिला। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को असम राइफल्स का, और दलजीत सिंह चौधरी को BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला है अतिरिक्त प्रभार। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने उच्चायुक्त और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया? ये दोस्तों कनाडा को लेकर के भारत ने डिसीजन लिया है, क्योंकि भारत और कनाडा के रिलेशन बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहे हैं। कनाडा के जो 6 राजनयिक है उनको भारत ने एक्सपेल भी कर दिया है, निकाल भी दिया है, और अपना जो राजनयिक है उनको बुला भी लिया है कनाडा से। तो इस समय भारत और कनाडा के रिलेशन में बहुत ज्यादा कमजोर वीकनेस देखी जा रही है। कल रात को ही मैंने इस पर एक सेशन किया हुआ है, काफी रात हो गई थी, 11:30 बज गए थे, तो आप लोग जाकर के चैनल पर उसको जरूर देखिएगा। इंडिया और कनाडा के रिलेशन आपको समझ में आएंगे। साथ ही साथ में ये जो ताजा सिनेरियो चल रहा है ना, क्या घटनाएं हो रही हैं, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जरूर वीडियो देखिएगा उसको चैनल पर जाकर। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इंडिया ने अपने कॉन्वॉय को बुला लिया है, अपने डिप्लोमेट को बुला लिया है, क्योंकि कनाडा ने ये आरोप लगाए थे कि भारत के जो संजय कुमार वर्मा है, देखिए यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया, मैं लिख दे रहा हूं, संजय कुमार वर्मा जो है, संजय वर्मा जो है, ये कनाडा में भारत के राजदूत थे। राजदूत क्या कहेंगे वहां पर, वो क्योंकि कॉमनवेल्थ का कंट्री है तो कमिश्नर, हाई कमिश्नर कहेंगे, ठीक है ना, तो ये हाई कमिश्नर है। ये बात तो जानते हो ना, मैंने कई बार बताया है कि कॉमनवेल्थ का अगर कोई कंट्री है तो वहां पर उच्चायोग होगा, अगर कॉमनवेल्थ का नेशन नहीं है तो वहां दूतावास होगा। ठीक है, जब दूतावास होगा, एम्बेसी होगा, तो वहां एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे, और अगर हाई कमीशन होगा तो फिर वहां पर हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। तो कनाडा जो है, ये भारत, कनाडा, पाकिस्तान, ये सब उच्चायोग रखते हैं। तो संजय वर्मा जो है हाई कमिश्नर थे, इनको बुला लिया गया है। निज्जर की हत्या से जुड़े मामले में आरोप लगाया गया था, और वहां पर कनाडा ने कहा कि इनकी भी संलिप्तता थी। इस वजह से जब इनकी संलिप्तता की उन्होंने वो बात कही तो भारत ने कहा इनकी सिक्योरिटी जो है ये कंसर्न का विषय है और आप लोग सिक्योर नहीं रख पाओगे, इसीलिए हम अपने राजनयिक को बुला रहे हैं। साथ ही साथ में कनाडा जो लगातार आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है, इसको देखते हुए भारत ने कहा कि भैया अब तुम निकलो यहाँ से। इनके 6 राजनयिकों को कह दिया गया है 19 अक्टूबर में 12 बजने से पहले पहले निकल लेना यहाँ से, ठीक है ना, देश छोड़ देना भारत। चलिए, फिलहाल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। कनाडा कहाँ है, मैप में देखोगे अगर आप तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखोगे, जस्ट उसके ऊपर कनाडा दिख जाएगा। कनाडा आज के टाइम पर दोस्तों एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बना हुआ है जस्टिन ट्रूडो की वजह से। ऐसा नहीं है कनाडा हमेशा से ऐसा था, कनाडा ठीक है, बहुत अच्छी कंट्री थी, लेकिन होता है ना कभी कभी गड़बड़ लीडर के हाथ में अगर चली जाती है सत्ता तो यही सब देखने को मिलता है। जब से ये ट्रूडो आया है तब से ये टुडू कर रहा है, मतलब पूरा मारे हैं, तहस नहस करके रख दिए हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशन, जो कि कितना पुराना रिलेशन था और कितने ज्यादा ट्रेड भी होते हैं वहां के, पर भारतीय कितने रहते हैं, लेकिन इनकी वजह से, इनकी राजनीतिक पर चर्चा की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। फिलहाल सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा किस शहर को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? अभी हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड के द्वारा विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है अबू धाबी को। अबू धाबी कहाँ का है? अबू धाबी यूएई की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की।
यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि ये 7 अरब अमीरात का एक समूह है ना, 7 अमीरात का एक समूह है। तो उसी में अमीरात में एक अमीरात है अबू धाबी, एक है दुबई, एक है शारजाह, ऐसे ऐसे 7 अमीरात हैं। तो उन्हीं में से जो अबू धाबी अमीरात है ना, ये सबसे सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है पूरे विश्व का, और आज के टाइम पर यही राजधानी भी है यूएई की। तो रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ये घोषित की गई है, कौन सी? अबू धाबी। यहां पर कहा जा रहा है कि अनुमानित पूंजी 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद ओस्लो है, ओस्लो, बीजिंग, नॉर्वे, रियाद, हांगकांग, ये सब उसके नीचे आता है। तो 1950 के दशक में अबू धाबी में तेल की खोज की गई थी, उसके बाद से तो फिर बल्ले बल्ले हो गए इनके। यूएई के 95% तेल और 92% गैस का स्वामित्व तो इसी के पास है, अबू धाबी के पास ही। अगला, हाल ही में निम्न में से कौन सी कंपनी 14वीं महारत्न कंपनी बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत को 14वीं महारत्न कंपनी मिल गई है और ये कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL जो है आज के टाइम पर भारत में एयरक्राफ्ट वगैरह हो या भारत के डिफेंस इक्विपमेंट हो, इनको बनाने के लिए एक मजबूत कंपनी बन चुकी है। डीआरडीओ के साथ मिलकर के ये इंडिया में डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ में विदेशों के लिए भी बहुत सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये महारत्न कंपनी आज के टाइम पर हो गई है। महारत्न जो है कंपनियां, या मिनी रत्न कंपनियां, या नवरत्न कंपनियां, ये सब क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि पीएसयूज हैं। पीएसयूज और गवर्नमेंट दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जो पूरी सरकारी कंपनी होती है, जैसे मान लो कि रेलवे हो गया, भारतीय रेलवे, ये पूरा पूरा 100% गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें किसी का भी प्राइवेट प्लेयर का कोई शेयर नहीं है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स होती हैं, इसमें सरकार की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होती है, या कह दें हम लोग कि 51% मोटा मोटा है ना, वैसे तो 50 समथिंग हो गया, तो मतलब 50% से ज्यादा हो गया, यानी आधे से ज्यादा परसेंट की हिस्सेदारी भारत सरकार की होगी। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स की भी हिस्सेदारी इसमें होती है पीएसयूज में। लेकिन पीएसयूज में जब ये हिस्सेदारी होती है तो इसमें वैल्यूएशन के हिसाब से, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनके कितना टर्नओवर है, प्रॉफिट कितना है, कितना वो देशों में फैले हैं, इन सब के हिसाब से कैटेगरीज बनाई गई हैं, और उन कैटेगरीज के हिसाब से इनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे महारत्न कैटेगरी, फिर नवरत्न कैटेगरी, फिर मिनी रत्न कैटेगरी ए, मिनी रत्न कैटेगरी बी। तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से ये दी गई है, और उसमें कुछ छूट, कुछ रियायतें सरकार द्वारा दी जाती हैं। बात समझ में आई? तो मतलब 100% गवर्नमेंट नहीं होती है, पीएसयूज होती है। हाँ, जो लोग, जैसे मैं इसलिए इसको ज्यादा फोर्सफुली बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों में सोचते हैं कि हाँ ठीक है, इसकी वैकेंसी आई है, इसमें भर दो और जाकर के जॉब ज्वाइन कर लो। लेकिन जब ज्वाइन करो तो जानने से पहले थोड़ा सा एक ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है, जल्दबाजी में आप ज्वाइन कर लेते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ज्वाइन करो, कुछ ना से अच्छा कुछ बेटर रहा ही है। लेकिन अभी जैसे रेलवे वगैरह के एग्जाम लगे हैं, तो कोशिश करो कि 100% गवर्नमेंट में जाओ, क्योंकि 100% गवर्नमेंट में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और जो पीएसयूज वगैरह होती हैं उसमें कुछ कंपेरेटिवली कम बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। बहुत सारी चीजों में पेंशन वगैरह हुआ, या डीए टीए में, मतलब डिफरेंस है, कभी अलग से बना करके बताऊंगा। लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनियों में देखोगे आज के टाइम पर ये 14 महारत्न कंपनियां हैं, और 14वीं ये बन गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 13वीं बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगला, अक्टूबर 2024 में किसको रेल मंत्रालय के तहत भारतीय रेल वित्त निगम का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया? तो रेल मंत्रालय के तहत एक और यूनिट आती है, भारतीय रेल वित्त निगम। तो भारतीय रेल वित्त निगम जो है उसके नए एमडी या सीएमडी बनाए गए हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन? मनोज कुमार दुबे। मनोज कुमार दुबे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये अपॉइंट किए गए हैं सीईओ एंड एमडी ऑफ आईआरएफसी, ठीक है ना, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इंडियन रेलवे के तहत ही आता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी के पद पर ये काम कर रहे थे, और अब इनको प्रमोट करके यहाँ लाया गया है आईआरएफसी, ठीक है ना। स्थापना इसकी 12 दिसंबर 1986 को की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। भारतीय रेलवे बोर्ड के अगर अध्यक्ष की बात की जाएगी तो अभी हाल ही में नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं सतीश कुमार। ध्यान रखना, ये पहले दलित व्यक्ति हैं जिनको ये अध्यक्ष पद बनाया गया है, दिया गया है भारतीय रेलवे बोर्ड का। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। अभी इनसे जस्ट पहले
जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया था भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, मतलब इनसे पहले वो थी, और वो 118 साल के इतिहास में भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो वो पहली महिला अध्यक्ष और ये पहले दलित अध्यक्ष, दोनों का नाम आपको याद रखना है। रेल मंत्री कौन है जरा कमेंट करके बताओ। अगला, महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखने का फैसला लिया गया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा, मतलब इनके नाम के आगे रतन टाटा जोड़ा जाएगा। रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय, ये होगा नया नाम। ये रतन टाटा जी को ट्रिब्यूट है एक प्रकार से, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है रतन टाटा जी का 86 वर्ष की उम्र में, है ना। तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। दोनों ही अवार्ड याद रखना कब कब मिला था, एक सन 2000 में मिला था और एक सन 2008 में मिला था, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा जाएगा। अगला, साथ ही साथ में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई है कि भाई इनको भारत रत्न भी दिया जाए। महाराष्ट्र अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मैप में दिख जाएगा, महाराष्ट्र अपना बॉर्डर गुजरात से शेयर करता है, क्योंकि गुजरात से ही तो अलग ही हुआ था 1 मई 1960 को। मध्य प्रदेश शेयर करता है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और छोटा सा है गोवा, इन सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों लोनार झील है, उपवन, शिवसागर, विहार, वेन्ना झील है। लोनार झील सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि इसका कलर कभी कभी गुलाबी हो जाता है, इसीलिए इसे पिंक लेक भी कहते हैं। पिंक लेक इसे कहते हैं, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। कई कई बार जयपुर या पूछा जाता है कि बताओ गुलाबी झील कहाँ है, तो लोग लगा देते हैं राजस्थान में, तो गलती मत करना, पिंक लेक महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और लोनार झील को कहते हैं। भोर घाट, थाल घाट, अंबा घाट यहाँ पर है, लावड़ी, पोड़ा, कोली यहाँ के लोक नृत्य हैं। अच्छा, औरंगाबाद का नाम अभी बदल करके क्या किया गया था, छत्रपति संभाजी नगर। इसके अलावा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया था, और अभी इसका नाम अब बदल करके रतन टाटा जी के नाम पर किया गया है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना, ठीक है। बाकी जिले 36 हैं, विधानसभा में 288 सीट है, लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 सीट यहाँ से जाती है। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से सीएम और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। अगला, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ जी को हाल ही में किस मिशन के लिए आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया? आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार ये भारत के इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ जी को दिया गया है, उनके चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेस बनाने के लिए। चंद्रयान 3 मिशन आप जानते हो, इसके तहत हम लोगों ने चंद्रमा की धरती पर दक्षिण ध्रुव पर कदम रखा, और दक्षिण ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत बन गया पहला देश। और दूसरा तो ऑफ कोर्स चाइना भी पहुंच चुका है, जापान भी पहुंच रहा है। इसके अलावा चंद्रयान 3 जो है ना, ये 2023 में हम लोगों ने 23 अगस्त को लैंड कराया था अपना रोवर और लैंडर। विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था। लैंडर और रोवर का नाम आपको याद रखना है। वो इतना बड़ा सक्सेस रहा था भारत के लिए कि उसके लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं इसरो को, जैसे एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा जॉन एल जैक स्विगर्ट्स अवार्ड मिल चुका है, जूनियर पुरस्कार। ऐसे ही आईएएफ का विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार ये मिल चुका है। इटली के मिलान शहर में एक समारोह आयोजित करके इनको यह अवार्ड दिया गया। मोटा मोटा पॉइंट देखो कि चंद्रयान 3 जो है ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को 6:04 PM पर यह पहुंचा वहां पर चंद्रमा की धरती पर। रॉकेट का नाम आपसे पूछा जाएगा, LV-M3M4 आप बताना। 615 करोड़ की लागत से हम लोग वहां पर पहुंचे थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रज्ञान था, ये रोवर का नाम था, और लैंडर का नाम अगर पूछा जाएगा तो विक्रम लैंडर था। विक्रम लैंडर था, वही चंद्रयान 2 वाला ही था, दोनों का नाम बदला नहीं गया था, ठीक है जी। अगला, बाकी इस पर मैंने अलग से आपको वीडियो दी ही थी, तो आप सर्च करना डिटेल जानने के लिए। एटीपी संघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में 2024 का एकल खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर जो है एटीपी संघाई मास्टर्स का खिताब जीत चुके हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है और इसके बाद जीता है एटीपी संघाई मास्टर का खिताब। इस वर्ष का इनका 7वां खिताब है, इस वर्ष का, ठीक है ना। एक ही कैलेंडर ईयर में 6 से ज्यादा खिताब जीतने वाले ये बन गए हैं पहले खिलाड़ी, क्योंकि इससे पहले एंडी मरे थे 2016 में। एंडी मरे के बाद ये बने हैं पहले खिलाड़ी, पहले यूरोपियन। ये इनकी सीजन की टोटल 65वीं जीत थी, लगातार तीसरी इनकी जीत थी नोवाक जोकोविच पर। अगर हम लोग बात करें 100 से अधिक एटीपी एकल कितने लोगों ने जीता है, तो अमेरिका के जिमी कॉनर्स 109 जीत चुके हैं एटीपी, और
स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर 103 जीत चुके हैं एटीपी खिताब, मतलब 100 से अधिक एटीपी सिंगल्स जीतने की अगर बात करें तो। 2024 संघाई मास्टर्स में युगल विजेता कौन रहे? ये तो सिंगल रहे, जाग्निक सिनर। युगल में वेस्ले कुलहॉफ और निकोल मॉक्टिक जीते थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में बंधन बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? बंधन बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। इनको आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। जब भी कोई प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, उसका जो टॉप वाला पद होता है उसकी नियुक्ति की जानी होती है तो आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ती है। आरबीआई 2-3 महीने लटकाया रहता है, उसके बाद फिर मंजूरी दे देता है। तो आरबीआई ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। इनका 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा और ये चंद्रशेखर घोष जी की जगह लेंगे, जो अभी कुछ दिन पहले जुलाई में इस्तीफा दे दिए थे। फिर जुलाई से इनकी नियुक्ति पेंडिंग थी, आरबीआई ने अब अप्रूवल दे दिया है। स्थापना दोस्तों 23 अगस्त 2015 को हुई थी बंधन बैंक की। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, पश्चिम बंगाल में। क्लियर? तो ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप हमसे करंट अफेयर टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो, किसी स्पेशल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए संकल्प बैच लाया गया है। जबरदस्त तरीके की क्लासेस चल रही हैं। अभी योजना परियोजना चल रही है, अगस्त तक हमने योजना परियोजना खत्म करा दिया है, तो आप जाकर के इसमें क्लासेस ले सकते हो। योजना परियोजना क्लास हो गई है, दिवस थीम की क्लास हो गई है और स्टैटिक में भी कई सारी क्लासेस हो गई हैं। तो इसके कई कई पार्ट में हम लोग ला रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ टॉपिक वाइज क्लासेस आ रही हैं। आप जाकर के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप कीजिए और प्राप्त पूछिए कि ये कितने में आपको मिलेगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मिल रहा है एमजेटी ऐप पर। 12 महीने की ई बुक भी इसमें फ्री दी जा रही है। मोस्ट प्रीमियम बैच है एमजेटी एजुकेशन का, तो आप इसको जाकर जरूर लीजिए। सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। करंट अफेयर की बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी इसके बाद। फिलहाल एमजेटी ऐप पर ही आपको ये मिलेगा और व्हाट्सएप का आइकॉन जहां जहां पर मिलेगा आप क्लिक करना और पता करना कि कहां पर कैसे लेना है। अर्जुन बैच एनटीपीसी, इसमें भी एडमिशन आना है, तो इसमें भी जिनको एडमिशन लेना है वो ले लें, क्योंकि एनटीपीसी के भी अब एग्जाम्स होंगे आपके। चलिए अगला लास्ट डे का क्वेश्चन देखते हैं। 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो ब्रॉन्ज जीता था। पुरुष ने भी, महिला ने भी। पहला मालाबार सैन्य अभ्यास 1992 में हुआ था। भारत और किस देश के बीच? अमेरिका और भारत के बीच हुआ था। बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़े। अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? ये क्वेश्चन है, आप बताइएगा कमेंट करके। पहली बार इकोनॉमिक का नोबेल कब मिला था? ट्रैकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।